नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश ही नहीं तो दुनिया की नजर पंजाब की तरफ है, जहां से ये लगातार खबर आ रही है कि खालिस्तानी आंदोलन को फिर से हवा देने वाले अमृतपाल आखिरकार वो है कहां। क्या पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, जैसे कि पहले अफवाह चली थी? अब वो अफवाह है या सच्चाई, ये अभी तक नहीं खुला है। लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है और वो भगोड़ा घोषित पंजाब की पुलिस ने कर दिया है। तो सवाल यह उठता है कि जब कई जिलों की पुलिस स्पेशल ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन एपी के नाम से, केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर अमृतपाल को सूचना प्राप्त करने के बाद घेरने का काम करती है, तो आखिरकार वो निकलकर भागने में सफल कैसे हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बताता हूं कि यह जो आंदोलन है, जिसको खालिस्तानी मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है, असली में जो पूर्व खालिस्तानी रहे हैं उन्होंने ही इस खालिस्तानी आंदोलन की हवा यह कहकर निकाल दी कि अमृतपाल एक प्लांट किया हुआ बंदा है और आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, यह उसका एक षड्यंत्र है जिससे कि भारत में फिर से अराजकता फैलाई जा सके, भारत में फिर से सिख युवकों को आतंकवादी बनाकर भारत में भेजा जा सके। क्योंकि अब यह उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान से जो सीमा पार करके आतंकवादी भारत में आ रहे हैं, उनको कुछ ही घंटे में हमारे सुरक्षा बल ढूंढकर मार गिरा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया और 80 के दशक में जैसा उन्होंने किया था कि पंजाब में पहले नशे की खेप भेजी और जब नशे की लत में युवक लग गए, वहां उसके बाद उनको इस्तेमाल किया गया एक टूल की तरह और भारत में जगह जगह बम धमाके हुए। नाम दिया गया कि हम एक आपके लिए अलग से देश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम खालिस्तान होगा। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है, अगर खालिस्तान की मांग ऐसा कभी की होती तो इस देश की आजादी के पहले से जो लोग थे और उसके भी पहले जो सिख गुरु हुए हैं, जिन्होंने यहां बड़े बड़े आक्रमणकारियों को मार भगाया है, अपना बलिदान दिया है, वो कब का एक देश अलग से मांग चुके होते। लेकिन यह इतिहास है और धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि कभी भी इस भारत को अलग करने की बात किसी भी सिख धार्मिक गुरु या सिखों के जो राजनीतिक नेता हुए उन्होंने कभी भी नहीं की है। फिर यह खालिस्तान की मांग कहां से आ गई? असली बात यह है, जो खालिस्तान की मूवमेंट से जुड़े हुए लोग रहे हैं, पूर्व खालिस्तानियों ने ही इस अमृतपाल की पोल खोल कर रख दी है कि ये जो अमृतपाल है, ये तो आईएसआई जो पाकिस्तान का गुप्तचर एजेंसी है, उसके इशारे पर एक प्लांट किया हुआ बंदा है और इसको केवल ये काम दिया हुआ है कि भारत में फिर से उग्रवाद को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हिंदू और सिखों को आपस में बांटा जाए। जिस तरह से ये सारा आंदोलन दोबारा से चला खड़ा हुआ, इसके पीछे हमने देखा कि वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन बनाया गया। सिद्धू मूसावाला वो संगठन को बनाता है और क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बढ़िया बेहतरीन गायक था, तो युवा जुड़ते चले गए और उसी बीच में एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई कि हम तो अपने लिए अलग देश मांगेंगे। उसकी मृत्यु के बाद कहा जा रहा है कि वो हत्या है, मृत्यु नहीं है। लेकिन ये सब लोग भड़काऊ बातें करने वाले वही लोग हैं जो फिर से युवाओं को भड़काकर सड़कों पे उतारना चाहते हैं और पंजाब की आबोहवा खराब करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के जो लोग हैं, जो पंजाब को समझते हैं, उनका कहना यह है कि यह अमृतपाल एक लॉन्च किया हुआ बंदा है और यह आईएसआई ने इसको लॉन्च किया है, जिसका सिखों से और सिक्की से कोई वास्ता नहीं है। और इसका पता इसी से लगता है कि जिस तरह से कुछ संगठन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी संगठन देश विरोधी एजेंडे को चला रहे हैं और पिछले कई साल से चला रहे हैं। भारत के अलावा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे कई देशों में हमने देखा रेफरेंडम के नाम पर, जब रेफरेंडम के नाम पर भी वहां कराया गया सब कुछ, वो सारा ड्रामा इसी बात को लेकर था कि दुनिया में ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं अभी भी अशांति है और वहां जो है, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो सोच रहे हो कि हम भारत में अपनी कंपनी लगाएंगे, वो जरा इसके बारे में विचार करें। क्योंकि टाइमिंग आप देखेंगे तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ऐसे समय में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े बड़े राजनेता भारत के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में यह दिखाना कि भारत में एक भाग ऐसा भी है
जहां लोग सड़कों पर हैं, जहां आंदोलन है, और इसलिए ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, ऐसा कहना है। और इसको बता दूं, जो द खालसा के संस्थापक हैं, भूतपूर्व खालिस्तानी हैं, वो जसवंत सिंह ठेकेदार, उन्होंने तो दावा किया है कि ये खालिस्तान मूवमेंट है ही नहीं जिसके बारे में अमृतपाल बोल रहा है, या जो सिद्धू मूसेवाले ने बोला। उन्होंने कहा कि खालिस्तान यदि चाहिए, यदि सिखों को अलग स्थान चाहिए, तो वो तो लाहौर से शुरू होता है, और ये उनका दावा है कि इसके पीछे आईएसआई है। दूसरा आपको बताऊं, इसके पीछे जो है, जो बताया जा रहा है कि अवतार सिंह संडा ये बब्बर खालसा का यूके से संचालन करता है। इसी तरह परमजीत सिंह पंबा ये बब्बर खालसा को संचालित करते हैं विदेश में बैठकर, और ये जो है वारिस पंजाब दे को फंडिंग करते हैं, विदेशों में फंड जुटाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारों तक में भी इस तरह के कांटेक्ट किए कि भाई हम आपको कोई ना कोई मदद पहुंचाएंगे और आप हमारी बात आगे रखो। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश की गई, लेकिन भारत की गुप्तचर एजेंसियां उस समय चौकन्नी हो गई थी जब हमने देखा था कि 3 कृषि बिल आए थे, और उन 3 कृषि बिल के विरोध में पंजाब से वो विरोध शुरू हुआ था। उसके बाद पंजाब में, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलनकारियों को यह कह दिया गया कि भाई यहां के बजाय आप दिल्ली में बात करें, क्योंकि यह मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के बिल हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब के किसान उठ करके दिल्ली बॉर्डर तक आ गए। उसमें फिर हरियाणा के लोग जुड़े, फिर राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से जुड़े, और इस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया। ये सड़कों पर जब बैठे, शुरू में लग रहा था कि किसानों की 3 बिलों को लेकर मांग है, और साधारण सा किसानों का एक आंदोलन है, जिसमें लोग तो ये कह रहे थे ये मोदी जी की गलती है कि भैया 3 कृषि बिल आप लाए, किसानों के हित के लिए लाए, तो किसान अगर इसको नहीं चाह रहे, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। एजेंडा ये सेट किया गया कि ये जो मोदी सरकार बिल लेकर आई है, ये तो व्यापारियों के हित के लिए है। अडानी और अंबानी का नाम जोड़ा गया, और हमने देखा कि उस समय अडानी अंबानी के विरोध के नाम पर पंजाब में सबसे पहले जो जियो के टावर थे उनके कनेक्शन काटे गए, उनके जनरेटरों को तोड़ दिया गया या तो चुरा कर ले जाए गए। पूरा एक एजेंडा था कि ऐसा कोई भी बिजनेस भारत में कोई बंदा अगर कर रहा है जिससे चीन को तकलीफ हो सकती है, चीन को नुकसान हो सकता है, उसका विरोध करना है। और हम सब जान रहे हैं कि जो अंबानी का ग्रुप है वो 5G टेक्नोलॉजी पर उस समय रिसर्च कर रहा था, यानी प्रारंभिक जो उसकी प्रक्रिया थी उस पर शुरुआत थी। और 5G टेक्नोलॉजी वो कभी नहीं चाहता था कि भारत का कोई उद्योगपति इस मामले में आगे आए और उसका अपना 5G नेटवर्क हो, और इसलिए टारगेट कराया गया। इसी तरह आपने देखा कि अंबानी को टारगेट किया गया, और इस टारगेट में जहां एक तरफ खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर लोगों को जोड़कर वहां उस प्लेटफॉर्म से विरोध कराया गया, वहीं हमने देखा कि किसान आंदोलन में भी अडानी अंबानी का नाम बाकायदा लॉन्च किया गया, और उसी नाम को कांग्रेस पार्टी हो या कम्युनिस्ट, इन लोगों ने भी आगे बढ़ाया। जब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई कि आखिरकार चल क्या रहा है, तो किसान आंदोलन में ही ये चीजें निकलकर सामने आने लगी थी कि ये जो किसान आंदोलन है इसको धीरे धीरे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हाईजैक कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो लोग घुसे, तो किसान आंदोलन वालों को लग रहा था कि हमारे साथ कोई आके बैठ रहा है अगर हमारे आंदोलन में, तो ठीक है आने देते हैं। कोई अगर हमें बना हुआ लंगर ला के दे रहा है खा लेते हैं, यदि कोई पानी पिला रहा है पी लेते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर आईएसआई इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहता था, उनके भी पीछे चीन था, ऐसा गुप्तचर एजेंसियों का कहना है कि चीन ये चाहता नहीं था कि भारत में मोदी सरकार 2024 में फिर से आए, और इसलिए उसने एक तरीका चुना कि किसानों के वेश में, किसानों के नाम पे आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले लोगों को बिठा दिया जाए, पुलिस से झड़प हो। पुलिस की झड़प में, जब दिल्ली में पुलिस की झड़प होगी, तो क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, एक एजेंडा चला दिया जाएगा कि मोदी तो किसान विरोधी है, और देखिए किसानों पे लाठी चलवा दी, किसानों पे गोली चलवा दी, और जो जो हुआ वो सब हमने देखा। लेकिन उसके बाद जब एजेंसियों को ये चीजें पता लग गई तो उन्होंने बड़े धैर्य के साथ काम लिया, और हमने देखा कि जो मोदी जी के स्वभाव में नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मोदी जी ने वो 3 कृषि बिल वापस लिए।
ये लोग हतप्रभ रह गए क्योंकि इनको लगता था कि मोदी जी 3 कृषि बिल वापस लेंगे नहीं और हमारा आंदोलन खत्म होगा नहीं और ये 2024 तक हम किसान आंदोलन पूरे देश में चलाते रहेंगे और हमारा एजेंडा सेट हो जाएगा मोदी किसान विरोधी और 24 में हम मोदी को हरा सकेंगे। लेकिन उस एजेंडे की हवा मोदी जी ने निकाल दी जब वो 3 कृषि बिल वापस लिए। उस समय भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग भी ये कह रहे थे मोदी जी ने ये 3 कृषि बिल वापस क्यों ले लिए, क्या मोदी जी एक कमजोर लीडर हो जाएंगे, या ये तो हमने सोचा नहीं था। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक रणनीति थी और रणनीति यही थी कि जब सरकार के पास ये जानकारी आ गई कि इस आंदोलन के बीच में खालिस्तान के नाम पर जो लोग बैठे हैं उनका खालिस्तान मूवमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, वो तो आईएसआई के इशारे पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और किसानों के नाम पर वो इस देश में एक नैरेटिव चलाने के लिए बैठे हैं। तो मोदी जी का वो फैसला, उसके बाद हमने देखा किसान आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन आपको राकेश टिकैत के उस बयान को याद करना चाहिए जो वो बार बार कहते थे हमारा आंदोलन तो 2024 तक चलेगा। यानी इनका सेट था कि चाहे कुछ हो ये आंदोलन 2024 तक चलने वाला है। तो कौन थे उसके पीछे? उसके पीछे ये वही लोग हैं जिसके बारे में अब गुप्तचर एजेंसियां बता रही हैं कि इसके पीछे आईएसआई है। असली मुद्दा यही है। और इसी तरह अमृतपाल को लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद इसको जिस तरह से प्रचार दिया गया, मीडिया के जरिए बयान आए दिन दिखाए गए और एक इस तरह से दिखाया जाना लगा कि जैसे भिंडरवाला एक संत थे, वैसा यही एक संत है जो पंजाब में नशा मुक्त करना चाहता है, पंजाब को, पंजाब के युवाओं को उनके हित के काम देना चाहता है। और अमृतपाल के पिता अभी भी मीडिया में बोल रहे हैं मेरा बेटा तो पंजाब में ड्रग माफियाओं के विरुद्ध था, ड्रग को खत्म करना चाहता था, सरकार ने ड्रग के खिलाफ तो कुछ नहीं किया, गांव-गांव में ड्रग बट रही है, मेरे बेटे को भगोड़ा घोषित कर दिया है, मेरे बेटे को पकड़ क्यों रहे हैं, उसका दोष क्या है? तो भाई आप सब लोग समझ लें, ये बयान तो सबको पता होगा कि ये अमृतपाल ने ये कह दिया था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का हश्र हुआ, अमित शाह का भी यही हाल होगा। ये क्या धमकी कम है? किसी देश के गृह मंत्री को यह कहना कि जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ था वैसा उसका भी हो सकता है, यह अपने आप में एक गंभीर केस है। हालांकि हेट स्पीच समेत कई ऐसी धाराओं में केस दर्ज है और उसमें भी अवैध हथियार रखना, एक तरह से देश के विरुद्ध षड्यंत्र करना, आईएसआई के लिंक्ड हैं, बब्बर खालसा के लिंक्ड हैं, यह एजेंसियों के पास जानकारी है। और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि राज्य सरकार यदि इस पर कुछ नहीं करती है तो केंद्र को एक्शन लेना पड़ेगा। और इसीलिए जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, 5 मार्च को दिल्ली में अमित शाह ने उनको तलब किया और उनको सीधे सरल भाषा में समझा दिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में समझाना। उनको हिंदी में समझा दिया कि या तो एक्शन लीजिए वरना फिर केंद्र सरकार जब एक्शन लेगा तो अमृतपाल और उसके गुर्गों के साथ साथ पंजाब की सरकार पे भी एक्शन हो सकता है। कौन मददगार हैं, कौन पुलिस वाला उसमें उनके खिलाफ मिलीभगत कर रहा है, ये सारी कुंडली केंद्र के पास है। सरकार में बैठे हुए लोग कौन मददगार हैं, ये भी केंद्र के पास जानकारी है। तो अब जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बीच का रास्ता भगवंत मान ने सोचा कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है और कहा यह जा रहा है, मैं इसको पुख्ता नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पंजाब से जो खबरें आ रही थी चुनाव के टाइम वो ये कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर गांव-गांव में लोग घूम रहे हैं, यही लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट करना है। यानी आम आदमी पार्टी का वोट और सपोर्ट इसी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने किया। तो सरकार को लगता है कि जिन्होंने हमारी सरकार बनाई अब इनके खिलाफ हम एक्शन कैसे लें, और अगर लेंगे तो यही लोग सारे के सारे सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अब जब केंद्र ने शक्ति दिखाई तो इनको यह एक्शन लेना पड़ा और आज जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पंजाब की जेलों में रखने के बजाय उनको असम की जेल में रखा गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पंजाब में यदि रखा गया इनको जेल में तो ये जेल के अंदर भी हीरो बनेंगे और वहां फिर ये लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि जेल के अंदर पंजाब के लोकल अपराधी वहां जेल के अंदर बंद हैं। और इसलिए ये विचार किया गया कि इनको यहां से अलग थलग कर दिया जाए और इनको यहां से आइसोलेट किया जाए
अब सवाल बड़ा यह है कि अमृतपाल का क्या हुआ। पूरे देश की नजर है कि अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है या सच में फरार हुआ है। अमृतपाल के पिताजी की माने तो वो कहते हैं कि मुझे तो मेरे बेटे के एनकाउंटर का भी डर है कि पुलिस ने एनकाउंटर ना कर दिया हो। तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस का यही है कि अभी तक अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ है और अभी वो फरार है। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसी को मानना चाहिए। जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो ये है कि ये पंजाब की सरकार का कुछ प्रेशर पुलिस पर अभी भी है कि आपको कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे पंजाब की जनता उनके खिलाफ हो जाए, और इसलिए जानबूझकर किन्हीं मामलों में ढिलाई दी जा रही है। अब इसकी भी जांच होगी कि इस सारी योजना में जब केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 15,000 अर्धसैनिक बल, 3 IPS इस विशेष ऑपरेशन में लगाए गए, उसके बावजूद भी अमृतपाल यदि फरार है सच में, तो वो फरार कैसे हुआ। आपने देखा होगा मोदी जी की सुरक्षा को चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आई जब, तो वो रिपोर्ट लोगों ने मीडिया में क्योंकि चलाई नहीं है, आम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दोषी माना गया है कि पंजाब की पुलिस, पंजाब के मुख्य सचिव इसमें दोषी हैं और DGP तक को उसमें दोषी माना गया है। आप समझ लीजिए कि जिस राज्य का DGP, जिस राज्य के वरिष्ठ अधिकारी कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक कर सकते हैं, जिसको मोदी जी तक ने यह कहा था कि अपने CM को कहना कि मैं जिंदा बचकर निकल गया हूं। इसका मतलब मोदी जी तक यह जानकारी आ चुकी थी कि उनको उनकी हत्या करने का भी षड्यंत्र उस समय कुछ लोगों ने किया था। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी यह कहती है कि वहां मुख्य सचिव राज्य का और DGP इस मामले में दोषी है, तो आप समझ लीजिए कि क्या उस राज्य की पुलिस वैसा कर पाएगी जैसा केंद्र चाहता है। वो करेगी जो उसको सूट करता है, वो करेगी जो उसको मददगार हैं वो नाराज ना हो। और इसलिए आज नहीं तो कल इसमें केंद्र को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अब पूरे देश के सामने पंजाब की सरकार एक्सपोज हो गई है। हमने देखा है कि कुछ पुलिस अधिकारी भी जो जिस तरह की झड़पें बार बार वहां हो रही हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये लोगों से कहते हैं कि साहब हमें तो आदेश नहीं है, अगर हमें आदेश हो जाए सरकार का तो हम, पंजाब की पुलिस किसी पुलिस से कमजोर नहीं है, हमने आतंकवाद को झेला है और उस आतंकवाद को खत्म भी किया है। तो हर पुलिसकर्मी में वो ताकत है क्योंकि सरकार ने उसको वर्दी दी है और उसको कानून दिया है और उसको हथियार दिया है ताकि वो जनता की और देश की रक्षा कर सके। तो पंजाब की पुलिस को कमजोर दिखाने की भूल कोई भी ना करे। वो अपने आप में बहुत सक्षम पुलिस है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार का प्रेशर इस बात पर है कि अमृतपाल को सेफ पैकेज दिया जाए और उसको सेफ पैसेज भी दिया जाए। लेकिन जिस तरह की आप जानते हैं कि केंद्र की जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं और इंटेलिजेंस पंजाब में इस समय डेरा डाले हुए हैं और जिनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, उस सारे व्यू चक्र के होते हुए अमृतपाल का निकल भागना तो संभव नहीं है। आज नहीं तो कल इस पर कार्रवाई होगी और यह तो निश्चित कर लिया है केंद्र सरकार ने कि अब खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो चाहे देश में हो या देश के बाहर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे विदेश मंत्री और हमारे NSA अजीत डोभाल इन दोनों चीजों पर काम कर रहे हैं। विदेश में भी काम किया जा रहा है और भारत के अंदर भी एजेंसियां एक्टिव हैं। पंजाब के माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, जिसमें सिख भी हैं और हिंदू भी, कि पंजाब का माहौल क्या फिर से खराब हो जाएगा। सब डरे हुए हैं। तो किसी को डरने की जरूरत तब तक नहीं है जब केंद्र में मोदी बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।